हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी का जो वर्णमाला चैप्टर है वो कवर किया था। ठीक है, मैंने स्वर व्यंजन सभी को एक व्यवस्थित क्रम में समझाया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वर्णमाला की चैप्टर का ही आगे का भाग कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये सारे देखे थे। ठीक, तो यहाँ तक के हमने कवर किया था, उक्षिप्त व्यंजन को पूरा कवर किया था। अब हिंदी ध्वनियों के उच्चारण के स्थान पर जो वर्ण है, ठीक है, उन्हें कौन कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कौन सा व्यंजन कंठव्य है, कौन सा तालव्य है। तो उसमें कुछ कुछ व्यंजन और ऐड हुए हैं, बस हमें उन्हें ऐड करते चलना है। ठीक है, तो देखिए कंठव्य वर्ण, कंठव्य वर्ण कौन कौन सा है, जो क वर्ग का आता है। ठीक है, क ख ग घ ङ। ठीक है, 5 व्यंजन है जो कंठव्य में, सभी में 5 शामिल है। और कौन कौन से शामिल हैं व्यंजन में, तो क वर्ग के पूरे शामिल हैं ही, उसके साथ साथ विसर्ग और ह शामिल है। ठीक है, कंठ वाले में ह भी शामिल है। क वर्ग के तो 5 व्यंजन शामिल होने के साथ ह शामिल है, और स्वर के आ और अह शामिल है। ठीक है, विसर्ग तो अह, ये वाला अह वाला ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के 5, स्वर के 3, कौन से, अ और आ और अह। ठीक है, और एक और व्यंजन है ह। ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, कंठव्य में 5 व्यंजन के साथ 3 स्वर है, अ, आ और अह, और ह। अह के साथ ह निकल रहा है तो वो भी शामिल है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए तालव्य व्यंजन, इसमें च वर्ग का आता है, च छ ज झ इय। उसके साथ साथ आता है इय, इय आप बोल रहे हैं तो उसमें य आ रहा है। ठीक है, य के साथ श आ रहा है, तो इसे आप यश याद रख सकते हैं। ठीक, यश और ई। ठीक है, आ, फिर ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, कंठ के बाद तालु। जो क्रम होता है ना व्यंजन का, वो यही क्रम है, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो इसी क्रम से आप याद रखेंगे, और इसी क्रम से आप इसे भी याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ आ आया है तो ई आएगा। ठीक है, तालव्य में कौन सा, ई आएगा। च वर्ग तो है ही, उसके साथ यश आएगा। ठीक है, ऐसे याद सकते हैं। यश ताल याद सकते हैं, यश ताल, ई। ठीक है, तो ये कौन से में आएंगे, तालव्य में। इसका उच्चारण कहाँ से, तालु से होता है। ठीक है, मुख के तालु स्थान से। ठीक, च वर्ग के 5 व्यंजन के साथ 2 स्वर और एक यश, 2 यश। ठीक है, मतलब यश ऐसा याद रख सकते हैं। यश ताल ऐसा याद रख, आप कोड बना सकते हैं, यश ताल ई। ठीक है, अब आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य ऋषि का री। ठीक है, स्वर में शामिल है ऋषि का री। व्यंजन में तो ट ठ ड ढ अंग ये शामिल है ही। जो मूर्धन्य मैंने बताया था, मूर्धा को जीभ ऐसे जाके टच करता है, मतलब मूर्धा भाग तालु को टच करता है, इसे मूर्धन्य कहते हैं। इसमें ये इन 5 व्यंजन के साथ र और श शामिल है। ठीक है, देखिए ये यश ये वाला श जो है, शक्कर का श, तालव्य में शामिल है, बट षटकोण का श है वो मूर्धन्य में शामिल है। ठीक है, मूर्धन्य में। ठीक, र और श। ठीक है, यहाँ पे यश था तो यहाँ पे रश हो गया। ठीक है, रश हो गया, बहुत रश होता है। अब आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट में अभी जब चढ़ाई हो रहा था तो वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था। ठीक है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ जाने लग गए थे कि रश हो गया था। ठीक, तो मूर्धा मतलब चोटी, और वहाँ क्या हो गया था, रश। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रश। ठीक है, ये ट वर्ग तो याद होगा ही। और एक ऋषि करी, रश मतलब ये वाला र और ये वाला र, दोनों के उच्चारण में र आ रहा है, र दोनों का इसमें है मूर्धन्य में। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धा में चढ़ते हैं तो रश हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, दंतव्य वर्ण, तो त थ द थ न ये तो 5 शामिल है ही, उसके साथ ही सल शामिल है, सल। ठीक है, दंतव्य तो इसमें क्या रहा, याद रखिएगा, सल। ठीक, दांत से सल। ठीक है, दांत अपन याद रखते हैं कि आप कैसे भी कोड बना के याद रखिएगा, स और ल किस में शामिल है, दंतव्य वाले में। ठीक है, दांत से उच्चारण होता है, समझिए। ठीक है, अब देखते हैं ओष्ठव्य, तो प फ ब भ म ये तो शामिल है ये 5। ठीक है, उसके साथ साथ उ और उ, छोटा उ बड़ा उ दोनों शामिल है। ठीक, तो ये 5 तो इजी है याद करने में। उसके बाद कहीं कहीं कुछ वर्ण हैं जो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, कंठ और दांत और ओष्ठ,
ठीक है, इनसे मिलकर बने हो जाते हैं। जैसे कंठ और तालु, अगर हम ए और ए का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ के साथ साथ तालु को भी, कंठ से तो आवाज़ निकलता है और जीभ तालु को भी टच करता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य में ए। ठीक है, तो कंठ तालव्य में कौन कौन से व्यंजन है? ए और ए। ठीक, फिर आते हैं कंठ और ओष्ठ। ठीक है, अब अपन कुछ ओ और ओ इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ के साथ साथ ओष्ठ भी हमारा काम करता है, इसलिए इस वर्ण को किस में रखे हैं? कंठ और ओष्ठ में। ठीक, फिर वैसे ही है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ में व आता है। ठीक है, एकमात्र वर्ण है दंतोष्ठ जिसमें व शामिल है, व यरलव। ठीक है, यह अंतस्थ में शामिल है, अंतस्थ व्यंजन है जिसका व किस में शामिल आता है? दंतोष्ठ में। दांत और ओष्ठ काम करता है इसमें। ठीक है, तो सारे पूछे हुए क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। कंठ और तालु में कौन से? ए और ए। कंठ और ओष्ठ में कौन सा? ओ और ओ। ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण में व है, एकमात्र दंत और ओष्ठ में व व्यंजन निकलता है। नासिक के जो पंचम अक्षर वाले हैं सभी वर्ण के पंचमाक्षर, ठीक है, अंग, य, ण, न, म। ठीक है, अलिजीव्हा वर्ण, अलिजीव्हा वर्ण जैसे क, ख, ग, ज और फ। ठीक, अलिजीव्हा क्यों बोले हैं? जो अपन उर्दू वर्ड अगर देखते होंगे तो उसमें एक आप ऐसे देखते होंगे गज़ल, ग ऐसा गजल नहीं लिखते, यहाँ पे एक वो लगा होता है। ठीक है, एक डॉट लगा होता है, उसे कौन सा क्या बोलते हैं हिंदी में? उसे क्या कहा जाता है? अलिजीव्हा वर्ण। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ण आते हैं जैसे क के नीचे डॉट है, ख के नीचे, ग के नीचे, ये ऐसा वाला। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, इसे कहा जाता है अलिजीव्हा वर्ण। ठीक, तो अलिजीव्हा वर्ण क, ख, ग, ज और फ है। क, ख, ग, ज, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, क, ख, ग 3 है और ज और फ है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो जफ़र ऐसे याद रख सकते हैं, जीवा, अली जीवा। जफ़र तो एक शायर था, है ना, तो बेसिकली ऐसे जो वर्ण है शायरी या कुछ ऐसा लिखते हैं विशेष उर्दू वर्ड, उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जफ़र शायरी करता था तो इसे आप ज फ तो ऐसे याद रख सकते हैं, और क, ख, ग। ठीक है, शुरू के 3 वर्ण। अब वत्स्य वर्ण। ठीक है, वत्सर्य वर्ण, इसे एक और भी, इसका एक और नाम भी है। वत्सर्य वर्ण को दंत मूल वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो वत्सर्य वर्ण कौन कौन से हैं? न, ल, स, ज, वो भी आधा न, ल, स, ज। ठीक है, इसे वत्सर्य वर्ण कहा गया है। ठीक, कौन कौन से? न, ल, स, ज। ठीक है, तो आपको याद हुआ ये चार्ट। तो हमने क्या क्या देखा? कंठव्य वर्ण में सभी में 5 वर्ण तो शामिल है ही। कंठ में कौन से शामिल हो गए? स्वर में अ, आ और अह, जिसमें ह भी शामिल है। तालव्य में 5 के साथ ई और ई शामिल है, साथ ही यश शामिल है। ठीक है, यश ताल ऐसे याद रखे थे। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब ऋषि का री, रश, मूर्धन्य मतलब चोटी, तो रश होगा र, श और र। ठीक है, ये वाला र, ऋषि का री। ठीक है, दंत वर्ण में त, थ, द, ध, न के साथ सल। ठीक है, सल। फिर ओष्ठव्य वर्ण में उ और उ, इसे आप उच्चारण करेंगे तो खुद आपका होठ वृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है, उ और उ के साथ प, फ, ब, भ, म। कंठ तालव्य वर्ण में ए और ए है। ठीक है, कंठ और तालव्य दोनों मिलके बनाते हैं ए और ए। ठीक है, कंठ ओष्ठव्य बना के मतलब कंठ भी काम करेगा और होठ भी काम करेगा, तो ओ और औ। दंतोष्ठ वर्ण में कौन कौन से हैं? दंतोष्ठ वर्ण में केवल एक है व। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दंतोष्ठ व। नासिक के वर्ण पंचमाक्षर, उसके साथ साथ अम भी है। ठीक है, अम की बिंदु जो लगाते हैं वह भी शामिल है। ठीक है, और अलिजीव्हा अक्षर तो जफ़र याद रखिएगा, जो शायरी करता है तो शायरी में ऐसे जो वर्ण यूज होते हैं वो। ठीक है, फिर नलसज। ठीक है, नलसज क्या है? वत्स्य है। ठीक है, वत्सर्य बोलते हैं। ठीक है, वत्सर्य, नलसज। ठीक, तो इतना याद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए, हम उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर कुछ वर्गीकरण किया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ज, झ, त, थ, द, थ, प, फ, ब, भ। ठीक है, मतलब जो स्पर्श व्यंजन है उसके शुरुआत के 4 अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ,
ट ठ ड ढ, सॉरी ट ठ ड और झ, ठीक है, ये हो गया। त थ द ध, ठीक है। प फ ब भ, जो पंचमा अक्षर है उसे छोड़ दिया गया है, ठीक है, सबका पंचम अक्षर को छोड़ के सबको शामिल किया गया है, उसे स्पर्श कहा गया है। संघर्षी तो आपने पढ़ा हुआ है, श स स ह, उसमें संघर्षी। स्पर्श संघर्षी तो च छ ज झ, इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं, मतलब स्पर्श होने में थोड़ा संघर्ष करना होता है इन वर्ड को, ठीक है। अनुनासिक जो पंचमा अक्षर है, अनुनासिक में इसमें ये शामिल है, और इसमें जो है इनके पंचमा अक्षर कहाँ आ गए हैं समझना, यहाँ अनुनासिक में आ गए। स्पर्श में 4 वर्ण शामिल हैं। उच्छिप्त से द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ड़ और ढ़ शामिल है, ठीक है। पार्श्विक, ठीक है, तो आप इसे याद सकते हैं ल पा, मतलब ल से क्या आ सकते हैं, लड्डू, ठीक है, लड्डू को पकड़ते हैं, ठीक है, तो लड्डू पकड़ा, तो ल से पार्श्विक व्यंजन, तो ऐसा भी आ सकते हैं पा ल, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल, ठीक, ये याद रखिएगा। लुंठित वर्ण र, ठीक है। अब देखिए कोई इंसान होगा, जैसे कोई इंसान हो गया राज, ठीक है, हाँ आपने नाम तो सुना ही होगा, तो वो हमेशा ये डायलॉग क्यों मारता है, क्योंकि वो लुंठित रहता है। लुंठित मतलब कुंठित, ऐसा रिलेट कर लेना, मतलब एक उसको एग्रेशन रहता है, ठीक है, तो र है, र से याद रख लेना, राज लुंठित रहता है, ठीक। फिर उसी प्रकार है अंतःस्थ या अर्धस्वर, यरलव है ना, अंतःस्थ, उसके साथ साथ ह, इसे भी शामिल किया गया है, इसमें इसे अर्धस्वर कहा गया है, ठीक है। तो अर्धस्वर किसे कहा गया है, यरलव को, साथ ही ह को, अंतःस्थ, यरलव और ह, ठीक है। तो ये वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया। प्रयत्नों के आधार पर ध्वनि के उच्चारण को 3 भागों से बांटा गया है, ठीक है। स्वर तंत्र के श्वास कंपन के आधार पर, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, जीभ या अन्य अवयव के श्वास के आधार पर। ये क्या है, इसे मैं अच्छे से बताती हूँ। स्वर तंत्र श्वास के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 भाग में, मतलब जब हम स्वर तंत्र या श्वास, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारा स्वर तंत्र है ना, हमारे स्वर तंत्र मतलब ये हमारा, ये समझ लीजिए ये गला है, ठीक है, ये हमारा स्वर तंत्र है। यहाँ हम अगर किन्हीं ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है ना, कंपन उत्पन्न होता है, और किसी में उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्हीं को बांटा गया है, ठीक है। अगर अघोष, अपन अघोष कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे नकारात्मक वर्ड हो, जैसे घोष, और अघोष जैसे न्याय बोलते हैं, है ना, उसी के आगे लगा देते हैं अन्याय, ठीक है, तो ये एक उसका एक विपरीत हो गया। वैसे ही घोष ध्वनि उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो, ठीक है, उसे घोष ध्वनि कहते हैं, ठीक। और वैसे ही अघोष ध्वनि किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न न हो, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से ध्वनि है, बहुत इजी है, ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, क्या है मैं बताती हूँ। अघोष ध्वनि क्या है, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, अघोष मतलब अ पहला होता है, अ ई अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो पहला वर्ण है, ठीक है, तो पहला और दूसरा कौन सा हो गया, ऐसे कोड बता रही हूँ याद करने के लिए, 1 और 2 क्या है, अघोष है। उसके बाद जो भी बचा 3, 4, 5, ये क्या है, घोष ध्वनि, या इसको सघोष भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सघोष भी कहते हैं, ठीक है, अघोष और सघोष या फिर घोष, ठीक है। तो घोष ध्वनि कौन सा है, 3, 4, 5, अघोष अ से शुरू हो रहा है तो 1 और 2, ठीक है, ये अघोष है। प्रत्येक वर्ण का, जैसे देख लीजिए क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श और स, ठीक है, इसमें एक अपवाद है, श स और स भी शामिल है, ठीक है, अघोष ध्वनि में, ठीक। सभी का पहला दूसरा वर्ण तो शामिल है ही, बट संघर्षी वाले का ये वाला स भी शामिल है, ठीक है। इस प्रकार अघोष ध्वनि की संख्या 13 है, ठीक, समझ आया। अब देखते हैं घोष ध्वनि। घोष ध्वनि जो क ख के बाद कौन सा बचा, ग घ अंग, ख के च छ के बाद क्या बचा,
च छ के बाद ज झ इय, ठीक है। तो इसके बाद वाला ध्वनि 3 4 5 इसमें शामिल है, ठीक है। इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें उष्म संघर्षी वाले वर्ड शामिल है ना, श श स। इसमें कौन से यरलव शामिल है, यरलव के साथ जो इसमें का जो ह बचा है ना उष्म संघर्षी का, वो इसमें आ गया, ठीक है, वो इसमें शामिल है, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा, पहला दूसरा अघोष, सघोष या घोष, तीसरा चौथा पांचवा, साथ में यरलव के साथ ह, ठीक। तो ये याद रखेगा कि इसकी संख्या 13 है तो जस्ट इसके अपोजिट कर देगा, 13 को 31 कर देना, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 31, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। अब देखिए, श्वास या प्राण की मात्रा, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण, यदि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, है ना, तो उससे हमारे मुख से गर्म वायु का प्रक्षेपण होता है। प्रक्षेपण मतलब गर्म वायु निकलता है, ठीक है। अगर निकलता है तो ज़्यादा निकलता है तो उसे महाप्राण कहते हैं, और नहीं निकलता है या हकार की ध्वनि भी नहीं निकलती है या निकलता है तो उसे अल्प प्राण। जैसे महाप्राण किसे कहते हैं, मैं एक एक करके समझाती हूँ। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण, मतलब मुंह से गर्म वायु एकदम नहीं हो और मुंह से हकार की ध्वनि भी ना निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प मतलब कम होता है ना, तो नहीं निकले समझना, अल्प यानी कम, महा यानी निकले, महा यानी बहुत सारा निकले, ठीक है। महा तो हकार की ध्वनि निकले और गर्म हवा भी निकले तो इसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अब इसका कोड है, देखिए, अल्प प्राण, जैसे अघोष को हमने याद किया था, अघोष अ एक से स्टार्ट होता है तो 1 और 2 किए थे, ठीक है। वैसे ही अल्प प्राण में भी 1 से स्टार्ट करेंगे, बट 1 3 5 करेंगे, तो इसको 135 कर लेना, ठीक है। 135 अल्प प्राण कौन है, 135 मतलब प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, जैसे क ख ग घ ग, है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अक्षर क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण, और बच्चे जो कौन से, दूसरा और चौथा, 24, ये किस में आएगा, महाप्राण में, ठीक है। तो इजी है याद रखना। अघोष भी 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 और 2 था उसमें, परंतु अल्प प्राण में 1 के साथ 3 और 5 है, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये वर्णों का पहचान करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन से शामिल है, जो अंतःस्था व्यंजन है ना। अंतःस्था किसे है कहते हैं, यरलव को, वो इसमें शामिल होते हैं अल्प प्राण में, ठीक है। और इसमें कौन से, उष्म संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें यरलव शामिल है तो इसमें उष्म संघर्षी शामिल है। उसी तरह हमने इसमें देखा था घोष में, घोष वाले में यरलव शामिल था, ठीक है। तो अल्प प्राण में यरलव शामिल हो गया, यहाँ श श स शामिल था तो महाप्राण में श श स ह शामिल हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वही एग्जाम्पल ही बताया गया है कि क ख ग घ ये सब अल्प प्राण है, वर्ण है करके, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कौन से अल्प प्राण है, महाप्राण है, ये कोड याद रखेगा, आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक। यहाँ बताया गया है, क्वेश्चन किया गया है, श अघोष अल्प प्राण और उष्म है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। श वर्ण को पूछा तो हमने देखा था श वर्ण किस में शामिल है, अघोष, अघोष में शामिल है ना, श श श यहाँ शामिल था। ये देखिए, ये देखिए श अघोष वर्ण है ना। अघोष के साथ साथ यह तीसरे क्रम का भी वर्ण है ना, सॉरी दूसरे क्रम का वर्ण है ना। तो ये महाप्राण में शामिल हुआ और उष्म संघर्षी है, तो ये तीनों होगा, तो तीनों स्पेसिफिकेशन आपको याद, मतलब रूल याद होगा तो ये बन जाएगा। और क अघोष और अल्प प्राण है, क अघोष और अल्प प्राण मतलब पहला अघोष पहला और दूसरा, अल्प प्राण 135, तो ये दोनों इसमें फुलफिल हो रहा है क, इसलिए वो ऐसा है, ठीक है। तो आप इसे क्लासीफाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ईजी है। अब देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्णों में उच्चारण होने वाले मुख के यत्न को प्रयत्न कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। वही जो हम देखते हैं मुंह खुला है, कैसे खुला है ना, आधा खुला है, पूरा खुला है, उसे ही कहा गया है, ठीक है। तो अभ्यंतर प्रयत्न जैसे विवृत्त का अर्थ है खुला हुआ, जैसे अ से अ तक। स्पष्ट, इसका अर्थ है छुपा हुआ। अस्पृष्ट, स्पृष्ट, स्पृष्ट
इसका अर्थ है छुपा हुआ। क से म तक, ईश स्पृष्ट, इसका अर्थ है थोड़ा खुला हुआ, जैसे येलो, ठीक है। ये जब बहुत डीपली आपको अगर घुमा के पूछे ना तो पूछा जाता है। जैसे एसआई के एग्ज़ाम में इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। परंतु पटवारी एग्ज़ाम हो गया है ना, और डीईओ हो गया, उन सब में एकदम डीपली जाके पूछने के चांसेस कम होते हैं, परंतु पूछे जाते हैं कि कौन से मतलब डीपली ना जाके ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा वर्ण है। जो ऊपर हमने देखा दंतोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया, ये वर्ण पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस्तस्पृष्ट, ये इसका अर्थ है थोड़ा खुला, जैसे येलो आ गया उसमें। ईसद विवृत, इसका अर्थ है थोड़ा खुला हुआ, जिसमें श स आ गया, ठीक है। बाह्य प्रयत्न, ये हमने देखा है, बाह्य प्रयत्न अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के उच्चारण की समाप्ति होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। 2 प्रकार है, सघोष और घोष, ठीक है, उसे हमने देखा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर सभी वर्ण का जो 5वां अक्षर है उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। किंतु जो शब्द अनुस्वार के बाद हो उसी वर्ग को पंचमा अक्षर के अनुस्वार के स्थान आएगा। जैसे पंच अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग के पंचमा अक्षर यहाँ आएगा और पंच होगा, ठीक है। अभी तो हम बोलचाल में ऐसे लिख देते हैं पंच को, बट प फ ब भ म, ठीक। ये इसका सॉरी, ये प नहीं, च छ ज झ इया, च के अंतिम स्थान पे क्या आता है, च के पंचमा अक्षर में क्या आता है, इया, है ना। तो हमें कायदे से च के पहले इया का इया ही लगाना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा जाएगा पंचम, ठीक है, पंच, ठीक है। पंच के पहले इया आया है, ठीक है, च के पहले इया आया है, ठीक है। तो जो जिसका अंतिम वर्ग 5वां वर्ण उससे लिखा जाता है, मतलब ऐसा होता है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें अंतिम वर्ण किसका देखेंगे, प का नहीं च का, ठीक है, जिसके पहले वो बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। तो च का अंतिम वर्ग क्या होगा, जिसमें ये इसमें पूछा गया है पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है। तो अगर आपको याद है च कौन से वर्ग में आता है, च छ ज झ इया, अगर आपको 5 वर्ण याद है तो आप इसे आसान से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस शब्द में अनुस्वार, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है, तो देखिए पंडित, इसमें देखिए पंडित ड है ना, ट ठ ड ढ ण, ये ड वाला कौन से वर्ण में आता है, ट ठ ड ढ ण, ड के बाद न आ रहे हैं, है ना। तो आप इसमें ये क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बिंदु के बाद जो वर्ण है आप उसी का पंचमा अक्षर देख के उसमें लगाइएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक। अब देखिए कुछ विविध जो इसमें वर्ड दिए गए हैं। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती। कंठ तालव्य स्वर है ए, जो ऊपर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्व कहते हैं, है ना। व्यंजनों में अघोष, उष्म और महाप्राण है, ठीक है। तो श यह तीनों है, ये याद रखिएगा, श अघोष, उष्म और महाप्राण है, ठीक। र लघु स्वर है, जो री है, री ऋषि का री, वह लघु स्वर है। हमने ऊपर देखा था ऋषि का री र और श एक में आता है, ठीक है। विसर्ग कंठ वर्ग से संबंधित है। विसर्ग जो आता है आहा वाला, है ना, ये कंठ वर्ग से संबंधित है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है, हमने ऊपर देखा था मूल स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋषि का री, ठीक है। उ और ओ पश्च स्वर है, हमने देखा था कौन से अग्र है, पश्च है। मैंने कहा था अग्र और मध्य स्वर को याद रखिएगा, पश्च जो बाकी बचा वह पश्च स्वर होंगे, ठीक है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, ठीक है। इसे भी हमने ऊपर डील किया था, है ना, लास्ट वीडियो में। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है, ठीक है। तो ये सारे मतलब एक फैक्ट है, इसे आप एक बार ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, रीड करिएगा, तो ये ध्यान में रहेंगे। वैसे ऊपर हमने जो पढ़ा है उसी को एक शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षर क्रम को 12 खड़ी कहते हैं, या फिर अ और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा 12 खड़ी में ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, ये जो ऋषि का री होता है ना उसका प्रयोग नहीं होता, ठीक। तो जैसे देख लीजिए
व्यंजन और स्वर के संयोग से होकर ये शब्द बना है। जैसे अ आ ई उ ए ओ अम अहा, ये सारे स्वर को लिए हैं, उसके साथ क को मिला के बना है। ठीक है, आप किसी भी व्यंजन को मिला के बना सकते हैं। तो क और अ मिल के क बना है। का, की, कु, मतलब कोई भी मात्रा लगा दीजिए तो वह उससे जो मिलकर जो बना शब्द है उसे ही 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऋषि की री मात्रा को छोड़कर अम और अहा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप इसी क्रम में याद रखिएगा, जैसे वर्ड में याद रखिएगा कि ऋषि की री मात्रा को छोड़कर अम और अह को लेकर बनाकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 12 खड़ी। ठीक है, तो 12 खड़ी किसे कहते हैं, ये पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ऋषि के री को छोड़कर अम और अह से लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये हम देखते हैं, ये लास्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है, जब तक आप इन्हें पूरा रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के मेल से होती है संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ ई के मेल से ए बना है। ओ का स्थान कौन सा है, ओ स्वर का स्थान कौन सा है, तो कंठ ओष्ठ। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ओ का स्थान कौन सा है, कंठ और ओष्ठ से। य का स्थान कौन सा है, तो तालु, यरलव का देखे थे हमने, तालु से। ठीक है, प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन से व्यंजन है, तो ख दूसरा व्यंजन है और क ख ग और घ तीसरा और दूसरा और चौथा व्यंजन है। तो कौन सा हो गया, ये महाप्राण हो गया। ठीक है, 2 और 4 किस में आते हैं, महाप्राण में। ठीक, अब देखिए स्वर क्या है। ठीक है, स्वर हमने ऊपर पढ़ा था, जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या ध्वनि से सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, और इन सब का उच्चारण स्थान बताइए। ये से ट और व का है ना, ट का मूर्धा होता है, व का दंतोष्ठ होता है। ये पीएससी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था। उसमें तो हमें पूरा लिखना होता है, उसमें ऑप्शन नहीं दिया होता, तो इसे आप पूरा याद करना होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये स्वर और व्यंजन में अंतर बताया गया है। ठीक है, ये देखिए स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इनके उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है, इनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता, इनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है। इनकी संख्या 11 है, हमने अम और आहा को छोड़ा है। ठीक है, इनकी संख्या 33 है और सभी स्वर स्वराश्रित वर्ण होते हैं, परंतु ये परतंत्र वर्ण होते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं। इसे आप रिवाइज करिएगा, याद करिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो लास्ट जो दोनों वीडियोस हैं उसे आप देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम पटवारी, डीईओ, एसआई, ठीक है, सभी में ये काम आने वाले हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पढ़ के आइएगा, आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।